ईटी नाउ स्वदेश पर आपका स्वागत है। मैं हूं विश्व मोहन और शो में आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। ओपेक प्लस की बैठक से पहले कच्चे तेल में आज दिख रही है हल्की नरमी। ब्रेंट क्रूड का भाव $68.68 के पास। एमसीएक्स क्रूड $5,725 के नीचे। सोने में आज फिर से खरीदारी। $200 से ज्यादा की मजबूती के साथ एमसीएक्स पर सोना $97,000 के करीब। कॉमेक्स पर गोल्ड फ्यूचर्स $3350 के पास। $1,08,000 के ऊपर एमसीएक्स पर चांदी का सितंबर वायदा। कॉमेक्स पर चांदी $37 के करीब। शुरुआती सुस्ती के बाद अब घरेलू बाजार में दिख रही है थोड़ी खरीदारी। बेस मेटल्स में मिला जुला कारोबार। कॉपर का वायदा $900 के नीचे फिसला। एल्यूमिनियम $249 के नीचे। जिंक हल्की तेजी के साथ $258 के करीब। लेड का भाव $182 के पास। हल्दी में आज भी गिरावट। $13,500 तक फिसला हल्दी का वायदा। जीरा फिर से $20,000 के पार। धनिया सुस्त $7,200 के करीब। ग्वार में लगातार दूसरे दिन अच्छी तेजी। ग्वारगम का वायदा $9,850 के करीब। ग्वार सीड का वायदा $5,300 के पार। बाजार में लगातार चौथे दिन दायरे में हो रहा है कारोबार। निफ्टी 25,400 के पास सपाट। बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से करीब 200 अंक फिसलकर 56,800 के पास। नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। हमारे साथ तरुण सत्संगी हैं, कमोडिटी एक्सपर्ट, और अंकित कपूर हैं, को फाउंडर और डायरेक्टर हैं कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज़ के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास आएंगे उससे पहले किसानों के लिए एक ज़रूरी खबर दे दें। जो भी किसान भाई अभी हमें देख रहे हैं, अगर उनकी कोई भी शिकायतें हैं, कोई भी उन्हें लगता है कि खेती किसानी से जुड़ी हुई उनकी परेशानियां हैं, तो वो हमें अपनी दिक्कतें भेज सकते हैं वीडियो बनाकर, टेक्स्ट मैसेज के जरिए। उनको हम एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराएंगे ईटी नाउ स्वदेश पर। उनकी आवाज़ हम उठाने की कोशिश करेंगे। ईटी नाउ स्वदेश की मुहिम में है कि किसान की आवाज़ स्वदेश की आवाज़ बने। खेती किसानी से जुड़ी हर परेशानी का आप वीडियो बनाएं और हमें भेजें। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपना वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। अगर आप वीडियो बना नहीं सकते हैं तो नॉर्मल मैसेज के जरिए भी आप इस नंबर पे हमें अपनी दिक्कतें भेज सकते हैं, या कोई भी शिकायत, सलाह, कुछ भी है भेजें। हम आपकी आवाज़ को देश की आवाज़ बनाएंगे और सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचाएंगे ताकि आपकी तकलीफें कम कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और लौटते हैं कमोडिटी मार्केट की ओर। गोल्ड की बात करते हैं। कल जब जॉब रिपोर्ट आने के बाद ऐसा लगा था कि गोल्ड में बिकवाली ज्यादा होगी, लेकिन वापस से रीगेन करता हुआ गोल्ड यहां पर दिख रहा है। $97,000 के ऊपर सोना फिर से आ चुका है। तरुण जी बताइए, क्या लग रहा है, सोने में और गिरावट यहां से बची हुई है? आपको लग रहा है एक ड्यू है यहां पर करेक्शन? क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर? हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हमने देखा जिस तरीके से यूएस के एम्प्लॉयमेंट नंबर सरप्राइजिंगली काफी पॉजिटिव आए। नीजर रिएक्शन था कि विद इन 10 मिनट्स प्राइजेस में $40 का करेक्शन देखा। सिंस देन एक्चुअली मार्केट में मूवमेंट नहीं है। कल यूएस के मार्केट क्लोज हो गए अर्ली एंड आज यूएस के मार्केट क्लोज है। बट हमें ऐसा लगता है नॉनदाइलेस 3370 अपसाइड में काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और कल और परसों भी ऑलमोस्ट 3350 से 3370 के बीच में से प्राइस टॉपिश हुए। 3370 के ऊपर ही फर्दर रैली देखने को मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है शॉर्ट टर्म में साइडवेज मूवमेंट रहेगा, और जिस तरीके से हाई रेंजेस से प्राइसेस ऑफ हुए हैं, प्रॉब्ली हो सकता है डाउन साइड में वंस अगेन 3270 3250 हम देख सकते हैं अनाउंस इन द कॉमेक्स स्पॉट मार्केट। कमिंग टू द डोमेस्टिक मार्केट, आई थिंक 98,000 के ऊपर जब तक प्राइस नहीं जाएंगे, पॉसिबिलिटी है कि शॉर्ट टर्म में करेक्शन देखने को मिले। एंड यहां से मुझे ऐसा लगता है कि अगर 300-400 रुपए का जंप मिलता है तो वहां से वंस अगेन सेलिंग अट्रैक्ट होनी चाहिए। प्रॉब्ली आज नहीं तो वो मंडे को देखने को मिल सकती है। एंड डाउन साइड में मुझे लगता है वंस अगेन 96,000
1595 प्राइस देखे जा सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड साइडवेज है, बट हायर रेंजेस से सेलिंग आई है, दैट विल कंटिन्यू इन द शॉर्ट टर्म। थोड़ी और गिरावट हो सकती है। आप बताइए अंकित जी, आपको क्या लग रहा है? गोल्ड आज हालांकि हल्की तेजी है, क्या ये तेजी टिक नहीं पाएगी? आपको लग रहा है और गिरावट अभी बची है गोल्ड में? जी नमस्कार। नमस्कार सर। बाकी मार्केट में अगर देखा जाए तो ओवरऑल ट्रेंड अगर देखा जाए तो साइडवेज ही रहने वाला है। और जो 30 जुलाई को जो एक महत्वपूर्ण मीटिंग है बेयर एंड फेड की, वहां पे सबकी नजरें बनी हुई हैं। अभी थोड़े दिन पहले फेड ने बोला था कि हम मार्केट को जितने भी डेटा है उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी डेटा को फेवर करते हुए कहीं ना कहीं जो कल जॉबलेस डेटा आया था वो अनुमान से काफी बेटर रहा है। उसके कारण हमें गोल्ड के अंदर एक शॉर्ट टाइम के लिए एक गिरावट देखने को मिली है। लेकिन मेरा मानना है कि अगले 20 से 25 दिनों के लिए एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। नीचे में $3290, जैसा कि अभी बात हुई है कि $3290 के आसपास कहीं भी एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। अगर वहां पे आता है तो एक खरीदारी बनेगी, और जब तक ये $3370 को क्रॉस नहीं करता है तब तक एक बड़ी तेजी का रुझान नहीं बनेगा। मुझे लगता है कि कुछ टाइम के लिए सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। आज इंट्राडे की बात करें तो आज जैसे यूएस मार्केट में छुट्टी है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ट्रेडिंग रेंज नहीं रहेगा, एक साइडवेज ट्रेडिंग होता हुआ नजर आएगा। छुट्टी की वजह ही थी कि जो शुक्रवार को जो जॉब ये नॉन फार्म पेरोल का जो डेटा आना था वो कल ही आ गया। 1,47,000 नई नौकरियां जून के महीने में जुड़ी हैं और बेरोजगारी दर घटकर 4.1% पर आ गई है, जो बाजार के अनुमान से बेहतर है। और इस वजह से ही गोल्ड पर कल शाम के सत्र में दबाव बना था। लेकिन अमेरिकी जो फिजिकल डेफिसिट है उसकी चिंता बाजार में अभी भी है, और क्योंकि ट्रंप का जो $3 ट्रिलियन घाटा बढ़ाने वाला जो टैक्स पैकेज बिल है वो पास हो चुका है। और अब जो नया अपडेट इस पर यही आ रहा है कि ये इससे बाजार को में काफ़ी चिंता है। लग रहा है कि वहाँ की इकोनॉमी पर डेट का जो बोझ है आगे और बढ़ सकता है। एक दूसरा अपडेट ये है कि ट्रंप ने आज से ज़्यादातर देशों को टैरिफ रेट की चिट्ठियां भेजने की बात कही है। 9 जुलाई की डेडलाइन है। हालांकि उस डेडलाइन के बाद कहा जा रहा है जो नया टैरिफ जो लगाए जाएंगे वो 1 अगस्त से लगाए जाएंगे। ऐसे में ग्लोबल ट्रेड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चांदी पे बताइए अंकित जी, चांदी आपको ज्यादा बेहतर दिख रही है? चांदी खरीदना चाहिए करंट लेवल पे? सितंबर का वायदा अभी भी 1,08,000 के ऊपर बना हुआ है, फिर से जल्द नया हाई देखने को मिलेगा घरेलू बाजार में? हाँ जी बिल्कुल, चांदी के अंदर कहीं ना कहीं हमें तेजी का रुझान बना हुआ है। गोल्ड के अंदर जिस तरह से गिरावट दिखी थी वैसे चांदी के अंदर देखने को नहीं मिल रही है। चांदी अभी काफी एक रेंज में ट्रेड कर रही है, $35 से लेकर $37.50 के आसपास कहीं ट्रेड कर रही है। तो 37.50 एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। अगर उसको क्रॉस करती है तो आने वाले टाइम में हमें $39 से $40 तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो कहीं ना कहीं इसके अंदर पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है, और मुझे लगता है कि चांदी के अंदर खरीदारी करके चलना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। चांदी के अंदर खरीदारी करके जाएं, ये बेहतर है। जो स्क्रीन पर भाव दिख रहे हैं वो करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी आज एक्सपायरी है जुलाई का। अगला कॉन्ट्रैक्ट सितंबर का है। बेस कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूं। चांदी पर आपकी राय तरुण सर? विश्वमन जी, जैसे कि मैंने लास्ट शो में भी कहा था कि इंडस्ट्रियल्स को सिल्वर फॉलो करेगी, एंड जिस तरीके से कॉपर में रैली आया है और सिल्वर में लाइक लिया देखा जाए। लास्ट वीक मेरा गोल्ड में नेगेटिव व्यू था, डिस्पाइट दैट आई वाज हैविंग वेरी स्ट्रांग व्यू इन द सिल्वर। हमने बताया था कि 103 104 अगर मिलता है नीचे की तरफ तो वहां पर से बाइंग आनी चाहिए, और वहां से प्राइसेस उठा भी। सिल्वर के केस में अभी भी क्लैरिटी है कि जब तक 1,03,000 के नीचे डेली बेसिस पे प्राइस क्लोज नहीं देंगे, इसमें जो फर्मनेस है दैट विल कंटिन्यू। और आई थिंक जब भी करेक्शन के चलते 104 104.5 lakhs अगर प्राइजेस आते हैं तो आई थिंक दो शुड बी द लेवल वन शुड गो फॉर इन्वेस्टमेंट बाइंग। एंड मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर सिल्वर कैन एक्चुअली सरपास 1,10,000 एंड प्रोबेबली विल कम टू 1,15,000। एंड अगर मैं इंटरनेशनल की बात करता हूं तो मेरे को लगता है $34.50 के नीचे जब तक डेली बेसिस पे क्लोज नहीं होगा, सिल्वर विल रिमेन फर्म, एंड इसमें हायर रेंजेस ही देखने को मिलेगी आने वाले हफ्तों में। तो आने वाले समय में हायर रेंज ही देखने को मिलेंगे, तरुण जी को भी ऐसा लगता है। और ज़्यादातर एक्सपर्ट्स चांदी पर ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहे हैं। उनको डाइवर्जन लग रहा है कि गोल्ड में सुस्ती नरमी दिखेगी और चांदी यहाँ से तेज हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते, कच्चे तेल की बात करते हैं। कच्चे तेल में आज हल्की नरमी ज़रूर है, लेकिन जो वीकेंड पे बैठक होने वाली है ओपेक प्लस की, इस पर दुनिया भर के बाजार की नज़र रहेगी। कहा जा रहा है कि अगस्त महीने में भी ओपेक प्लस 4,11,000 बैरल उत्पादन बढ़ोतरी कर सकता है, और इस बढ़ोतरी से बाजार में अब ओवर सप्लाई की आशंकाएं बढ़ गई हैं। दूसरा अपडेट है अमेरिका वियतनाम में ट्रेड डील जो हो गई है, लेकिन अब बाकी देशों के साथ किस तरह की स्थिति बनती है। कई देशों के साथ लगातार बातचीत जारी है, उसमें भारत भी शामिल है। यूरोपीय यूनियन और जापान जैसे पार्टनर
अभी भी उस ट्रेड डील से दूर है, उस समझौतों से दूर है। इस मार्केट में क्या हो रहा है सर कच्चे तेल में? अंकित जी क्या लग रहा है आगे की चाल कैसे रहेगी? जो ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए क्या सलाह? अगर ऑप्शंस में कुछ मौके आपको दिख रहे हैं तो वो भी बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल काफ़ी टाइम से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। जब हमें गिरावट देखने को मिली थी, जब मिडिल ईस्ट का टेंशन खत्म हुआ था, उसके बाद में एक जो ज़बरदस्त गिरावट मिली थी, उसके बाद में कहीं न कहीं अब हमको रेंज बाउंड ट्रेडिंग करते हुए मिल रहा है। 5500 का एक मेजर सपोर्ट इसने बना लिया है और उछाल देने के बाद में अभी 5700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 5800 का एक मेजर रेजिस्टेंस इसके अंदर बना हुआ है और जैसा कि आपने बताया कि ओपेक की जो मीटिंग है 6 तारीख को होने वाली है संडे को, तो वहाँ पे कहीं न कहीं वो प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, तो हमको दबाव देखने को मिलेगा और डेफिनिटली कहीं न कहीं एक और छाल मिलता है शॉर्ट टर्म में, तो 5750, 5760 के आसपास इसके अंदर रिकवरी करी जा सकती है। स्टॉप लॉस जो रहेगा इसके अंदर कहीं न कहीं हम इसके अंदर जो स्टॉप लॉस लगाएँगे 5820 का लगा के रखेंगे। नीचे में टारगेट इंट्राडे शॉर्ट टर्म के लिए अगर बात करें, तो 5650 तक वापस देखने को मिल सकता है। लेकिन 5500 का एक मेजर सपोर्ट ज़ोन बना रहेगा। अगर 5500 का लेवल टूटता है, तो फिर फर्दर डाउनसाइड पैनिक हमें 5350 और 5300 तक देखने को मिल सकते हैं। आपने बात करी क्रूड ऑयल के अंदर ऑप्शन की, तो मुझे लगता है कि पुट ऑप्शन 5700 का बाय कर सकते हैं 15 रुपीस के आसपास। 10 रुपीस का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट इसमें 21 रुपीस तक देखने को मिल सकता है। तो ये व्यू है कच्चे तेल को लेकर। लग रहा है या तो पुट ऑप्शंस के जरिए जाए या फ्यूचर्स में भी सेल कर सकते हैं। लेवल्स आपको अंकित जी ने बता दिए, उसे ध्यान रखिएगा और स्टॉप लॉस को भी फॉलो कीजिएगा। आप बताइए तरुण जी, आपकी राय क्रूड पर? सी नो डाउट सप्लाई साइड बढ़ रही है और सप्लाई साइड काफी ईज हो रही है, जिसकी वजह से प्राइस पे प्रेशर ऑलरेडी देखा जा चुका है। और जो अगस्त से जो हाइक होना है दैट इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन, और वो सिमिलर ट्रांच है जो कि लास्ट 3 मीटिंग्स में हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस न्यूज पे प्राइस ज्यादा रिएक्शन नहीं करेंगे, बट क्योंकि सप्लाई साइड ऑलरेडी हायर रेंजेस पर बढ़ रही है तो वो अल्टीमेटली प्राइसेस को ज्यादा चलने नहीं देगा। और अभी फॉर द टाइम बिंग अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करता हूँ तो 5500 से लेकर 6100 का रेंज है जिसके अंदर प्राइस एक्टिविटी होनी चाहिए। एज एंड व्हेन 5600 के नीचे अगर प्राइस आते हैं तो बाय करना चाहिए। 5480 के नीचे जब क्लोज देगा तभी फर्दर करेक्शन देखने को मिलेगा। कमिंग टू द नाइमेक्स, मुझे ऐसा लगता है $60 से $70 के बीच में रेंज के अंदर प्राइस एक्टिविटी होनी चाहिए। मैं $62 या उसके नीचे अगर प्राइस आएगा तो बाय करना प्रेफर करूंगा, एंड 70 के आसपास आएगा तो सेल करना प्रेफर करूंगा। अनलेस सप्लाई साइड से डिसरप्शन का न्यूज नहीं आता, मुझे नहीं लगता कि $70 इजीली ब्रेक करेगा। साइमल्टेनियसली जिस तरह से ग्लोबल कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ रहा है, अभी मुझे लगता है टैरिफ को लेके फिर से पॉजिटिव न्यूज आएगा, तो जिस तरीके से जैन में आया था कि उन्होंने डिले किया था, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो जिस तरीके से बेस मेटल्स ने परफॉर्म किया है, क्रूड भी वही सूट को फॉलो करेगा और इसके अंदर रिकवरी देखने को मिल सकती है। ओके, चलिए तो क्रूड पर राय हो गई है। नेचुरल गैस पे अंकित जी बता दीजिए क्या करना चाहिए? कुछ दबाव में वापस से यहाँ पर काउंटर दिखा है, क्या और भी गिरावट बढ़ सकती है? किस साइड में ट्रेड लेना चाहिए अंकित जी नेचुरल गैस में? जी, नेचुरल गैस के अंदर ओवरऑल अगर देखा जाए तो ट्रेंड कहीं न कहीं थोड़ा-सा नेगेटिव दिख रहा है। नेचुरल गैस के अंदर 296 के आसपास इसमें बिकवाली करी जा सकती है। ₹306 का इसके अंदर स्टॉप लॉस रखेंगे और नीचे में टारगेट 280 तक देखने को मिल सकता है। नेचुरल गैस की बात हो गई। बेस मेटल्स की चाल देखते हैं। बेस मेटल्स में आज मिक्स ट्रेड देखने को मिल रहा है। एल्युमिनियम दबाव में है, कॉपर दबाव में है और गिरावट बढ़ी भी है, 895 तक आ चुका है। तेजी भी अच्छी आई थी। जिंक हल्की तेजी के साथ 258 के आसपास है। लेड में हल्की तेजी है, 181 रुपए 65 पैसे पे है। आई थिंक मैं थोड़ा वेट करना प्रेफर करूंगा। अगर मैं लास्ट ईयर को रिकॉल करता हूं, हमने देखा 900 के ऊपर रिपीटेटिवली कॉपर के प्राइस नहीं चल पा रहे थे। कभी 910, कभी 920-22 के आसपास से सेलिंग देखने को मिल रही थी। नो डाउट ऑनगोइंग ट्रेंड पॉजिटिव है, ऑलरेडी इट हैज रन अप अ लॉट। 800 के नीचे का प्राइस जो थे फर्स्ट क्वार्टर में, अभी वो 900 के ऊपर जा चुके थे। अभी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिप का वेट करना चाहिए। 880, 870 का रेंज है, यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जो कि अर्लियर काफी रेजिस्टेंस का काम किया था। तो अगर उन रेंजेस पे आता है तो लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए। इन लेवल पे क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा, मैं बाय करने के लिए नहीं बोलूंगा। और सिंगल डे की रेड कैंडल के बेसिस पे मैं ट्रेंड रिवर्सल नहीं मानता हूं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इट शुड बी इन वेट एंड वॉच मोड। 880, 870 रेंजेस आता है तो वन शुड लुक फॉर बाय इन कॉपर। ओके, तो ये रेंज का ध्यान रखें, वो रेंज मिले तभी आप खरीदारी करें, ऐसा तरुण जी की तरफ से सलाह आप लोगों के लिए दी गई है। आप बताइए अंकित जी, आपकी टॉप पिक कहां, आपका कन्विक्शन ज्यादा है? अगर कोई एक काउंटर जहां फोकस करना चाहिए बेस मेटल्स में?
जी बिल्कुल। हम लोग कॉपर के अंदर एक जो ट्रेंड बना हुआ है पॉजिटिव, उसके अंदर कंटिन्यू रखेंगे। कल जो एक डाउन ट्रेंड मिला था उसके अंदर वापस से हमें जैसा कि बताया कि एक रेड कैंडल से हमें डाउन ट्रेंड नहीं मिल जाएगा तो ओवरऑल ट्रेंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव नजर आएगा। तो कॉपर में 894 के आसपास खरीदारी करी जा सकती है। 884 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और शॉर्ट टर्म में 1 से 2 दिन में मंडे तक में हमें 908 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये सलाह है 894 पे खरीदे, यानी करंट लेवल के आसपास ही, यहाँ से एक आध रुपए और नीचे आने दे, खरीद ले 908 के टारगेट के लिए। ये सलाह अंकित जी की तरफ से है। स्टॉप लॉस है 884 का, ये ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दो अहम खबर आपके लिए लेकर आएंगे। एक तो ये कि एनसीडीएक्स ने आईएमडी के साथ एमओयू किया है। ये एमओयू क्यों हुआ है, उसका एग्री डेरिवेटिव मार्केट पे किसानों को क्या फायदा उसका मिलने वाला है, ये चर्चा करेंगे। और साथ ही ग्वार में क्या हो रहा है, ये ग्राउंड की रिपोर्ट लेकर आएंगे। हमारे साथ पुखराज चोपड़ा होंगे ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। और अब बात करते हैं ग्वार की। ग्वार की चाल आज फिर से तेज दिख रही है। कल भी हमने 1% से ज्यादा की तेजी दिखी थी, आज भी 0.5% से के आसपास की तेजी है। जुलाई का वायदा 98,150 के ऊपर ट्रेड कर रहा, 9900 के ऊपर इवन चला गया है। ये तेजी बढ़ी है। ग्वार सीड 5330 पे आज 1.25% की मजबूती यहां पर भी दिख रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ पुखराज चोपड़ा जी हैं, एग्री एक्सपर्ट है, ग्वार के मार्केट को बहुत ही बखूबी पहचानते हैं, बहुत क्लोजली ट्रैक भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर सबसे पहले खेती के बारे में बताइए सर, क्या स्थिति है ग्वार की खेती को लेकर, क्या कुछ डेटा निकल कर आ रहे हैं? जी, हम डेटा पे तो बात नहीं करेंगे। मैं ये बता दूं कि पूरे राजस्थान में बरसातें बहुत अच्छी है और लगभग 109%, 110% के आसपास बरसातें हो चुकी है। पर जो ग्वार के बेल्ट हैं, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, इन 3 जिलों में सामान्य से बहुत कम बारिश है। यानी पिछले साल 43 mm के मुकाबले 15 mm ही बारिश हुई है। तो एक तो ये तीनों क्षेत्र जैसे जैसे वंचित रहे हैं, वैसे वैसे ग्वार के भाव बढ़े हैं। दूसरी बात, ग्वार के जो एरिया में बरसात होनी चाहिए उनमें सिर्फ जैसलमेर और बाड़मेर, ये 2 जिलों में अच्छी बरसात हुई है और वहां भी बिजाई अच्छी हो रही है। अब आगे जिस तरह से मौसम आएगा उस तरह से ग्वार के भाव और बिजाई दोनों सामने दिखाई देने लग जाएगी कि ये गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर या चूरू, झुंझुनू, इन क्षेत्रों में किस तरह से बिजाई होती है। तो ये अब मानसून पे निर्भर करेगा कि किस तरह की बरसातें करता है विश्वमोहन जी। लेकिन ओवरऑल सर राजस्थान के जो बारिश के जो नंबर है 128% ज्यादा दिख रहे हैं, जो सामान्य नॉर्मल बारिश है। लेकिन उसके बाद भी इन इलाकों में जो मेजर बेल्ट है ग्वार के, वहां पर बारिश नहीं हो रही है ज्यादा। हाँ जी, यही बात है। मैंने यही कहा था कि टोटल 109% ज्यादा हुई। जैसे अब आज का आंकड़ा 128% का आ गया, तो राजस्थान में कहीं 42%, कहीं 50%, कई जिलों में अधिक बारिश हुई है। पर ये जो 3 जिले हैं ग्वार के, मुख्य 3 जिले, जो बीकानेर है सबसे पहले, दूसरे नंबर पे गंगानगर, तीसरे नंबर पे हनुमानगढ़, ये तीनों जिले बारिश के मामले में कमजोर है। इसलिए बरानी जो बिजाई होती है ऐसे क्षेत्र की, वो यहाँ पे अभी तक कमजोर है। और जहां तक अच्छे की बात करें तो विश्वमोहन जी, जैसलमेर और बाड़मेर और जोधपुर, ये 3 जिले बरसात के मामले में बहुत अच्छे रहे। यानी 50% एरिया में बरसात अच्छी है, 50% एरिया में बरसात अच्छी नहीं है ग्वार के लिहाज से। सर डिमांड को लेकर क्या स्थिति बन रही है? क्या घरेलू डिमांड किस तरह की है फिलहाल? एक्सपोर्ट को लेकर, गम की एक्सपोर्ट को लेकर क्या रिपोर्ट है सर? देखिए, घरेलू डिमांड जस की तस है, यानी एकदम सही चल रही है, नॉर्मल डिमांड है। और जो निर्यात की बात है, निर्यात 28 से 30 हजार टन मंथली जा रहा है। बिल्कुल पूरे साल एकदम निर्बाध रूप से इसी तरह से इसकी सप्लाई रही है, जो अच्छा कहा जा सकता है। यानी गम की जो निर्यात है उसकी क्वांटिटी वो ठीक है और वो अब भी एकदम ठीक से जा रही है, तो उसके निर्यात में कोई कमी नहीं है विश्वमोहन जी। चलिए, तो ये कुछ रिपोर्ट है सर। कीमतें क्या अब लग रहा है कि अब जो तेजी आई है ये तेजी टिकाऊ लग रही है, आगे और तेजी बढ़ेगी, या मानसून की चाल पर ही सब कुछ निर्भर है अब? जी, आपने सही कहा, ये मानसून की चाल पर निर्भर है। अब तक मानसून के अनुसार जो तेजी आनी चाहिए थी वही तेजी आई है। नीचे से आप देखें तो पूरे 300 रुपए बढ़े हैं। 5050 रुपए के भाव थे, आज 5350 के आसपास भाव है। तो पूरे 300 रुपए बढ़े। ये 300 रुपए बढ़ने के पीछे भी इसका लॉजिक अभी तो मौसम का ही है, पर आगे मौसम कैसा बर्ताव करता है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में वैसे तो सामान्य रूप से देखें तो मानसून आने का टाइम अब है, पर क्योंकि इस बार बिफोर था
तो मानसून पहले आया और उसी हिसाब से पहले ये बिजाई के आंकड़े जो आ रहे हैं वो भी उस पहले की वजह से ही है कि बिजाई पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ के दिख रही है। जी ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया कि क्या कुछ ग्राउंड पर हो रहा है, ग्वार की स्थिति क्या है, ग्वार के मार्केट में क्या कुछ हो रहा है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ दो और मेहमान हैं। तरुण जी, आपकी राय ग्वार को लेकर क्या बन रही है, क्या होगा सर ग्वार में आगे? आई थिंक वॉलेटिलिटी जो है वो रेन लेडी है, और सेकेंडली मैं कहूंगा कि जब 5000 या इसके नीचे प्राइस जाते हैं हमने देखा है कि सस्टेन नहीं कर पाते हैं, बट ये रैली सस्टेनेबल नहीं रहेगी। और मेरे हिसाब से लॉट वो डिपेंड की एग्जैक्टली जुलाई का महीना कैसा होता है और अगस्त फर्स्ट हाफ कैसा होता है। जुलाई टिपिकली अच्छा रहने का संभावना है, तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि कंसर्न क्रॉप का नहीं रहेगा, तो अल्टीमेटली रैली ऑलरेडी आ चुकी है, 100-150 रुपए बढ़ेगा, जिससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। एंड पीक अराइवल सीजन जब आएगा वंस अगेन हम इसको 5000 के आसपास आते हुए देख लेंगे। ओके सर, एक और खबर है, एनसीडीएक्स और आईएमडी ने मिलकर एक एमओयू साइन किया है। इस एमओयू का मकसद ये है कि रेनफॉल बेस्ड जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है उसे बनाना। ये भारत का अगर बनकर जब ये आएगा तो ये भारत का पहला वेदर डेरिवेटिव प्रोडक्ट होगा, और इस प्रोडक्ट से किसानों को मौसम के जो रिस्क है उससे बचने के उपाय मिलेंगे। आईएमडी अपनी हिस्टोरिकल और रियल टाइम रेनफॉल डेटा एनसीडीएक्स को देगा, और ये डेटा काफ़ी ही सत्यापित और स्टैटिस्टिकली काफ़ी एक्यूरेट होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। इस प्रोडक्ट से स्थान और मौसम आधारित कॉन्ट्रैक्ट बनाए जा सकेंगे, और इससे खेती और ट्रांसपोर्टेशन और जो पर्यटन क्षेत्र है इसको भी फायदा होने वाला है। मौसम में बढ़ती जो अनिश्चितताएं हैं इससे फसल को इसका क्या इस पर असर होगा इसकी जानकारी पहले मिल जाएगी, ताकि उसके आधार पर फैसले लिए जा सकेंगे। तो ये एक अहम कदम है, और एमओयू इसको लेकर आईएमडी और एनसीडीएक्स से भी साइन भी हो गया है, तो आने वाले समय में आपको वेदर कॉन्ट्रैक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब एक सवाल तरुण जी आपसे मैं हल्दी को लेकर लूंगा। हल्दी आज भी नरमी के साथ कारोबार कर रहा है, कल तेज गिरावट थी, आगे क्या लग रहा है हल्दी में सर तरुण जी? दो काफी टाइम से रेंज बाउंड है, जब 13,000 के आसपास आता है, 13,500 के आसपास आता है, हम बाइंग आते हुए देखते हैं, 15,000 15,500 से सेलिंग आते हुए देखते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न है कि रिपीटेटिवली ये 15,500 नहीं काट पा रहा है, बार बार 13,500 के आसपास आ जा रहा है। 13,000 के नीचे क्लोज दिया तो हो सकता है 1,000-2,000 का फर्दर करेक्शन देखने को मिले, नहीं दिया तो जो रेंज है दैट विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम। शुक्रिया तरुण जी आपका, अंकित जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए जाने से पहले आपको बता दें कि महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना उतना ही ज़रूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश, बेहतर निवेश और बेहतर कल। इस पहल का मकसद है भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना, ताकि वे अपने आर्थिक भविष्य सुरक्षित रख सके। चलिए इसी नोट पर मुनाफे की मंडी को समेटेंगे, लेकिन जाने से पहले अपने सहयोगी शरद को भी जोड़ लेते हैं। शरद बताइए आज क्या अगले शो में क्या लेकर आएंगे आप? जी बिल्कुल, शो में जो है एफएनओ के जो इंडेक्स स्ट्रैटेजीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, उस पर क्या कॉल रहेगी उस पर हमारी नज़र रहेगी। हमारे गेस्ट में जहाँ पे ऑफकोर्स देखें वायदे बाजार में कहाँ पे ताज़ा बिकवाली, कहाँ पे ताज़ा खरीदारी हो रही है उस पर नज़र रहेगी, और इम्पॉर्टेंट टेक्निकल पिक्स और ऑफकोर्स ऑप्शंस पे भी अगर कोई कमाई के मौके बनते हैं तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी।